भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं। पूरे पर्यावरण अध्ययन से जो टॉप 50 क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, उन सभी टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपके डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ाने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में आपके ये नंबर बढ़ाएंगे, एमपी टेट एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये पहला वीडियो है और जो प्रश्न है उनकी क्वालिटीज देखना। ठीक है, प्रश्न किस तरह के हैं नीचे कमेंट्स में आंसर करते जाना। इसके अलावा नीचे कमेंट्स में बता देना कि आपके इन सभी प्रश्नों में से जो मैंने डिस्कस करे हैं, इसमें से कितने प्रश्न सही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहां पर हम सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बराबर में फिर बेल आइकॉन बन के आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि सभी हम वीडियोस के जो हम पढ़ाते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये है, आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सारे प्रश्न आज के ट्रिकी क्वेश्चन हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारे क्वेश्चंस ट्रिकी हैं और बड़े ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। फिर नीचे अपना स्कोर बताइएगा। मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जो मेले तमाशे होते हैं, जो मेलों में तमाशे वगैरह लगाए जाते हैं, वो किस शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? नीचे चलिए अपना आंसर करिए नीचे, और इसके ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं। सामाजिक सामग्री है ये कोई मुद्रित सामग्री है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, या फिर ये कोई प्रोजेक्ट सामग्री है? चलिए नीचे कमेंट्स में अपना आंसर करिए, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, सामाजिक सामग्री है। मेले जो तमाशे होते हैं, कई सारे आपने देखा होगा मेलों में तमाशे लगाए जाते हैं, कई सारे जो कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं, वो सारे सामाजिक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। मुद्रित सामग्री नहीं है। मुद्रित सामग्री उसको कहते हैं कोई छपी हुई सामग्री है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ये है नहीं। प्रोजेक्ट सामग्री ये है नहीं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर पहला है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए बड़े ध्यान से। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि हमें अध्ययन करना है और कैसा है? तुलनात्मक, यानी कि दो चीजों की तुलना करनी है। उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी चीज है? चित्र, पहला ऑप्शन है चित्र, दूसरा है ग्लोब, तीसरा है ग्राफ, या फिर श्यामपट्ट। तो चित्रों के माध्यम से आप तुलना करेंगे, ग्लोब के माध्यम से करेंगे, ग्राफ के माध्यम से करेंगे, या फिर श्यामपट्ट के माध्यम से करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना आंसर करिए, और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। आपने ग्राफ पेपर देखे होंगे, उसमें क्या होता है? उसमें तुलना ही तो होती है दो शहरों की, 2 सालों की। आपने देखा होगा ग्राफ में क्या होता है? 2018 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2019 में बढ़कर दुगना हो गया। तो वो क्या है? तुलना करने के लिए होते हैं ग्राफ। ग्राफ किसी भी प्रकार का हो कि उसमें क्या है? तुलना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि 2019 2020 में किस तरह का उत्पादन हुआ, किस तरह की सेल हुई। तो चीजों को तुलना करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ग्राफ है। इसको रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की कौन सी उचित विधि है? कोई बालक समस्याग्रस्त है, किसी समस्या से परेशान है, तो आप कैसे पता लगाओगे? चलिए नीचे कमेंट्स में अपना आंसर करिए, और ऑप्शन में पढ़ देता हूं। क्रियात्मक शोध करेंगे आप, सेमिनार का गठन करेंगे, एक सेमिनार करवाएंगे, या फिर केस स्टडी करवाएंगे, या फिर ये तीनों चीजें करवाएंगे। तो समस्यात्मक कोई बालक है, कोई किसी समस्या से ग्रस्त है, उसके लिए आप क्या करोगे? चलिए आंसर बता देता हूं। सबसे बेस्ट इसमें जो ऑल्टरनेटिव है, सभी ऑप्शन है, वो है केस स्टडी। केस स्टडी में किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना जाता है, किसी भी संस्था के बारे में जाना जाता है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई है, और उसने कैसे तरक्की करी, फिर वो आज क्या कर रहा है, कल क्या करने वाला है। वो सारी चीजें केस स्टडी में पढ़ते हैं हम। ठीक है, केस स्टडी किसी की भी हो सकती है, किसी बच्चे की, व्यक्ति की, किसी भी सफल इंसान की, किसी भी संस्था की, किसी भी कंपनी की, किसी की भी हो सकती है। तो सबसे बेस्ट है बच्चे की समस्या का पता लगाने के लिए, वो है उसकी केस स्टडी करी जाए। क्रियात्मक शोध किसी टॉपिक पर ज्यादा होता है। क्रियात्मक शोध करोगे किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी कोई भी टॉपिक हो सकता है, सामाजिक आर्थिक कैसा भी टॉपिक हो सकता है, तो उस पर क्रियात्मक शोध किया जाता है। सेमिनार का गठन किया जाता है संचार के लिए,
कम्युनिकेशन के लिए, इसको भी आप रट लीजिए कि जब कम्युनिकेशन की बात आए तो वहां पर सेमिनार का यूज किया जाता है और केस स्टडीज का आंसर होगा। ठीक है, तीसरे वाले का आंसर क्या है? तीसरा। ये प्रश्न पढ़िए, पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता का सृजन कैसे करोगे आप? यानी कि इसका मतलब ये है कि पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना है, उस चीज का सृजन कैसे करोगे? तो वो सिचुएशन कैसे क्रिएट करोगे? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन के द्वारा, यानी कि उनको पढ़ाई करवाएंगे, तो पढ़ाई तो कभी करवानी नहीं है बच्चे को, तो ये तो ऐसे ही कट गया। समूह वार्तालाप द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा भी कर सकते हैं, व्याख्यान द्वारा। तो देखिए, पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी देनी है बच्चे को, उसके प्रति जागरूक करना है, तो भ्रमण सबसे बेस्ट तरीका है। भ्रमण में क्या होगा? बच्चा स्वयं से जाकर देखेगा, पर्यावरण के नजदीक जाएगा, कई सारी चीजों को स्वयं से करके देखेगा, तो स्वयं सीखेगा बच्चा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण के बारे में। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिए। निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? शिक्षण प्रक्रिया के दोस्तों 3 अंग होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। शिक्षक यानी कि टीचर, शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, या फिर कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम, या फिर शिक्षण विधि, जो आप शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं। तो शिक्षक प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, कक्षा कक्ष। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत केवल 3 अंग आते हैं, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और उसका पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम में क्या आ जाएगा? शिक्षण विधि। तो यहाँ पर कक्षा कक्ष का कोई मतलब नहीं होता है, कक्षा कक्ष से रिलेटेड शिक्षण प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो याद कर लीजिए। अच्छा, 5 वाले का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3, विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है। विचार में विनिमय बोलते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना, सीधा सीधा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी है ये पूछा गया है। चित्र बनाएंगे, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक सेमिनार का आयोजन करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया, तुरंत अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। और प्रोजेक्ट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर प्रदर्शनियां, आप प्रदर्शनी करेंगे, उसमें कम्युनिकेशन करेंगे। बताइए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है विचार विनिमय का? चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें क्या है? कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होगा सेमिनार में, क्योंकि सेमिनार का आयोजन ही इस वजह से किया जाता है कि वहां पर लोग क्या है, आपस में बातें कर सके। अब आप चित्र बनाओगे तो उससे तो कर नहीं पाओगे, आप प्रोजेक्ट के माध्यम से कम्युनिकेशन तो नहीं कर पाओगे। प्रदर्शनी जब आप करोगे तो उसमें अपने जो प्रोडक्ट है, आपने जो बनाया है, उसके बारे में केवल आप ही बताओगे, दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होगा। सेमिनार एक ऐसी चीज है, ऐसा क्रियाकलाप है जिससे कम्युनिकेशन बेहतर होगा। इन सभी में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। 6 वाले का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है? दृश्य यानी कि दिख भी जाए हमें, श्रव्य यानी कि सुनाई भी दे, तो दोनों चीजें करनी है। ऑडियो विजुअल जो भी एड है वो कौन सा है? चलचित्र, रेट रिकॉर्डर, ब्लैक बोर्ड, या फिर मॉडल्स। देखिए, कोई भी मॉडल है, आपने कोई भी कक्षा में मॉडल बनाया है, तो मॉडल तो दृश्य होता है, श्रव्य नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, बोलता तो नहीं है ब्लैक बोर्ड, केवल दृश्य है, श्रव्य नहीं है। रेट रिकॉर्डर होता है, बच्चे की रेटिंग्स के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो बोलता वो भी नहीं है। इसके अलावा चलचित्र आप देखोगे, चलचित्र में आती हैं कौन? मूवीज वगैरह, फिल्म जो आती हैं, वीडियोस वगैरह आती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आप देख भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो। तो 7 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। OHP, OHP का पूरा नाम क्या है? OHP किसे कहते हैं? चलिए नीचे कमेंट्स में आंसर करिए, OHP किसे कहते हैं? ओनली हर्ट प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑफिशियल हेड प्रोजेक्टर, या फिर ओनली हैंड प्रोजेक्टर। तो देखिए, OHP में आपको बता देता हूं, OHP को बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो सिर पे एकदम प्रोजेक्टर लगा होता है जिससे रोशनी आती है और बोर्ड पर क्या है, सारे चित्र आ जाते हैं, तो वो क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि हेड के ऊपर होता है, वो हेड के ऊपर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये ट्रिक है, याद कर लीजिए, वो एकदम हेड के ऊपर होता है, इस वजह से ओवरहेड प्रोजेक्टर उसको बोलते हैं। 8 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि बेसिकली उनको बोलते हैं जो
कक्षा में एक टीचर के द्वारा यूज़ करी जाती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लेना, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड वाली यूज़ कर लेना, TLM का यूज़ कर लेना, तो वो सारी प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी सीमाएं क्या हैं, बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। अच्छा, जो टीचर जैसे ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा है तो उससे आंतरिक व्यवहारों का जो बच्चे के जो आंतरिक व्यवहार हैं उसको अध्ययन कर लेगा, वो नहीं करेगा, तो बात तो सही है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि एकदम उसको ठीक तरह से अगर इसको लागू किया नहीं जाए तो जो उसके रिजल्ट हैं वो वैध और विश्वसनीय नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी बात लगभग ठीक है। यह विधि मितव्ययी नहीं है। जो भी जैसे प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहा है टीचर, तो ये विधि क्या है, सस्ती विधि नहीं है। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कितना महंगा आता है, और एक मॉडल आप बनाओगे तो एक मॉडल भी कितना महंगा बनता है, तो ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं, ये उपयुक्त सभी हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। 9वें वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा 9 वाले का आंसर। श्यामपट्ट का प्रयोग होता है पाठ्य योजना की रूपरेखा लिखते समय, कठिन शब्दों को व्यक्त करते समय, गृह कार्य देने में, या फिर ये सभी। यानी कि पाठ्य जो श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, उसका यूज़ हम इन सभी चीज़ों के लिए करते हैं। यानी कि बच्चों को होमवर्क भी देते हैं, कठिन शब्द अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो उसको भी लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, पाठ्य योजना जो भी पाठ्य योजना है हमारी उसकी रूपरेखा लिखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही सही हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग इन तीनों चीज़ों के लिए ही किया जा सकता है। इस वजह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। 10 वाले का आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 है। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज के मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। और ये जो 10 के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये TLM से थे, आपने देखा होगा TLM से थे। अब मुझे उम्मीद ये करता हूँ कि TLM से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और मुझे TLM से मिलते हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के कमेंट्स में सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। उसके अलावा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी अध्यापक चैनल पर आपके लिए डेली क्लासेस लाई जाती हैं और CDP का पूरा कंप्लीट, लगभग हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।